आइए अब आपको बता दें कि अब तक किस किस के क्या क्या रिएक्शंस आ चुके हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने लिखा, वक्फ संशोधन विधेयक का पास होना एक बड़ा कदम है। सामाजिक और आर्थिक न्याय में पारदर्शिता इससे बढ़ेगी। सभी के विकास की दिशा में एक बड़ा कदम है। जो लोग पीछे रह गए हैं उन्हें इससे बड़ा फायदा होगा। चर्चा में भाग लेने वाले सभी सांसदों का धन्यवाद। वक्फ बिल पर सुझाव देने वाले सभी लोगों का धन्यवाद। 1 करोड़ से ज्यादा लोगों ने वक्फ बिल पर सुझाव दिए। वक्फ व्यवस्था में पारदर्शिता और जिम्मेदारी की कमी रही। मुस्लिम महिलाओं, गरीब मुस्लिमों, पसमानदा समाज को नुकसान रहा। हर नागरिक को सम्मान और बराबरी के अधिकार देना हमारा लक्ष्य है। हम एक मजबूत, सबको साथ लेकर चलने वाला दयालु भारत बनाएंगे। संसद में वक्फ बिल पास हुआ और ऐसे में लोकसभा की अगर बात करते हैं, पक्ष में 288 वोट पड़ते हैं और विरोध में 232 वोट पड़ते हैं। राज्यसभा की बात करते हैं, राज्यसभा के अंदर 128 वोट पक्ष में पड़ते हैं, 95 वोट विरोध में पड़ते हैं। ऐसी बहस की अगर बात करते हैं तो बहस में लोकसभा में भी 12 घंटे की कार्रवाई नजर आती है और राज्यसभा के अंदर भी 12 घंटे ही चर्चा चलती है। अब वक्फ बिल पर हुआ क्या लोकसभा के अंदर, राज्यसभा के अंदर, ये भी आप जरूर जानना चाहेंगे और अब आगे क्या होगा ये भी जरूर आप जानना चाहेंगे। देखिए, लोकसभा के अंदर बिल पास हो चुका है, राज्यसभा के अंदर भी बिल पास हो चुका है। अब बारी है राष्ट्रपति के दस्तखत की और उसके बाद बिल कानून में बदल जाएगा। 2 घंटे वोटिंग चली लोकसभा के अंदर और राज्यसभा के अंदर वोटिंग चली 1.5 घंटा। तो कुल मिलाकर अब तक की कार्रवाई में क्या क्या हुआ वो सिलसिलेवार तरीके से हमने आपको बताया। कितना टाइम लगा बिल को पास कराने में, लोकसभा के अंदर कितना टाइम लगा, राज्यसभा के अंदर कितने टाइम चर्चा चली, अब आगे क्या होगा, ये पूरी जानकारी अब आपके सामने है। देखिए, लोकसभा की अगर बात करते हैं तो अब आप ये जरा समझिए कि वक्फ पर जब वोटिंग चलती है तो लोकसभा के अंदर वोटिंग चलती है 2 घंटे, जब 288 वोट पड़ते हैं हक में, और दूसरी तरफ जब राज्यसभा के अंदर वोटिंग चलती है तो यहाँ पर 1.5 घंटे की वोटिंग चलती है। तो इस लिहाज से आप समझ सकते हैं कि यहाँ पर 1.5 घंटा वोटिंग, वहाँ पर 2 घंटा वोटिंग। और आपने देखा कि देर रात का ये समय था जब वोटिंग चल रही थी और उसके बाद आखिरकार जब नंबर आता है सामने तो उसमें कन्फर्म हो जाता है अब कि यहाँ पर जो बिल है वो पास हो चुका है। और बड़ी बात यह है कि बीजेपी ने इसकी तैयारी पहले से की थी। बीजेपी इसको लेकर बहुत हद तक प्रिपेयर थी। बीजेपी को पता था कि आंकड़ा उनके पक्ष में है। लोकसभा के अंदर भी पक्ष में, राज्यसभा के अंदर पक्ष में किया गया, लोगों को साथ लाकर, जो एनडीए का कुंभ है उसको साथ लाकर। तो कुल मिलाकर दोनों सदनों में बिल पास हो चुका है। इस बीच खड़गे कहते हैं कि विपक्ष सभी लोगों ने बिल को स्वीकार नहीं किया, इसका मतलब इसमें खामियां हैं। जिसकी लाठी उसकी बहस, ये हर वक्त ठीक नहीं। यह दान देने और दान लेने का मामला है। दान देने वाले किसी भी धर्म के हो सकते हैं। इन्हें ध्यान में रखने की जगह अपने माइनॉरिटीज के हक में कहीं ना कहीं एक तरीके से डाका डालने की कोशिश की है। वो ये कहते हैं कि इसको अब छीनने की कोशिश कर रहे हैं। वक्फ ट्रिब्यूनल को ऐसे बताया जाता है जैसे वक्फ ट्रिब्यूनल कोई मजहबी खाप पंचायत हो। सभापति महोदय, जबकि सच्चाई यह है कि वक्फ ट्रिब्यूनल भी तो सरकारी न्यायिक विभाग है जिसमें सरकार द्वारा नियुक्त जज होते हैं, जिसमें प्रशासनिक अधिकारी होते हैं, कहीं ऊपर से थोड़ी आ गए। सभापति महोदय, देश के गृह मंत्री जी ने इसी सदन में कहा कि वक्फ ट्रिब्यूनल के फैसले के खिलाफ कोई कोर्ट नहीं जा सकता, जबकि सच यह है कि वक्फ एक्ट 1995 की धारा 83(9) के तहत हाई कोर्ट वक्फ ट्रिब्यूनल के फैसले की न सिर्फ समीक्षा कर सकता है बल्कि उसे बदल भी सकता है। सी बात है जो अभी माननीय नड्डा जी ने भी कहा, दुनिया के तमाम मुस्लिम देश बता दिए, इस्लाम की धर्म स्थली सऊदी अरब, सबसे बड़ा मुस्लिम देश इंडोनेशिया, जहां खलीफत रही वहां टर्की, और जहां आईएसआईएस का इलाका, वहां इराक और सीरिया, वहां कहीं भी कुछ भी नहीं है ऐसा। फिर भी हमारे यहां क्यों है, कैसा? तो मैं कहना चाहूंगा सभापति महोदय, एक हिंदी में कहावत होती है, नया मुल्ला प्याज ज्यादा खाता है, परंतु यहां तो जो गैर मुल्ला प्याज बहुत खा रहा था और इतना खा रहा था कि आंसू निकल रहे थे गरीब मुसलमान के भी और देश के भी। इसलिए मैं कहना चाहता हूं सभापति महोदय, अगर छोड़ दीजिए भारत की बात करिए तो क्या ऐसी कोई शक्ति सिखों के पास है, ईसाइयों के पास है, यहूदियों के पास है, पारसियों के पास है? नहीं है। और अक्षय मेरे साथ जुड़ गए हैं इस वक्त। अक्षय, दोनों सदनों में 12-12 घंटे की चर्चा के बाद में आखिरकार दोनों ही सदनों में बिल पास हो चुका है। बारी अब राष्ट्रपति के दस्तखत की। किस तरह के रिएक्शंस अभी पॉलिटिकल लोगों के आ रहे हैं, किस तरह के रिएक्शंस आम जन के आ रहे हैं, वो कितना खुश हैं इस संशोधन के बाद?
देखिए पूजा, जिस तरह से लोकसभा में पहले पास हुआ, उसके बाद राज्यसभा में भी बहुमत से पास इस बिल को सरकार ने करा लिया है। 128 बिल के पक्ष में और जबकि विपक्ष में 95 पड़े। लगभग 12 घंटे से ज्यादा की चर्चा हुई और रात के 2:30 बजे के करीब इस बिल को पास किया गया। साफ तौर पर है कि राष्ट्रपति के पास इसको अनुमोदन के लिए भेजा जाएगा, उनकी मंजूरी मिलते ही ये कानून बन जाएगा। और साफ तौर पर है कि विपक्ष के जितने संशोधन थे वो सदन में गिरे। कह सकते हैं कि जितने भी विपक्षी सदस्यों ने सुझाव दिए थे संशोधन के, वो सभी सदन में खारिज कर दिए गए हैं। और जिस तरह से राष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने मजाकिया लहजे में भी कहा कि मुझे वोट करने की दूर दूर तक जरूरत नहीं है। दरअसल एक्चुअली विपक्ष के कुछ नेताओं ने उपराष्ट्रपति पर टिप्पणी की थी, उसको लेकर के जरूर चर्चा का विषय रहा। और जिस तरह से लोकसभा में पास हुआ, अब राज्यसभा में पास हो गया। किरण रिजिजू ने जिस तरह से कहा कि ये किसी के खिलाफ नहीं है, ट्रांसपेरेंसी लाने का एक जरिया है। और सेंट्रल वर्क काउंसिल में अब 22 मेंबर होने जा रहे हैं। ऑफिशियल मेंबर देखा जाए तो 4 से ज्यादा गैर मुस्लिम इसमें नहीं होंगे। वहीं वक्फ बोर्ड की जो 11 सदस्य होते थे उसमें 3 से ज्यादा गैर मुस्लिम नहीं होंगे। और निश्चित रूप से क्योंकि स्टैट्यूटरी बॉडी है, ये लगातार बार बार सरकार ने कहा, रिजिजू जी ने कहा, इसमें केवल मुसलमानों को ही शामिल किया जा सकता है, ये कहीं जरूरत नहीं है। अगर है वो पर अक्षय, एक बड़ा सवाल है, इमरान प्रतापगढ़ी को सुन रहे थे। इमरान प्रतापगढ़ी ने कहा कि ट्रिब्यूनल की बात हो या फिर इसको हाईकोर्ट ट्रिब्यूनल के फैसले पर आखिर क्या एक्शन ले सकता है। जब वो इस बात का जिक्र करते हैं, अगर वही बदलाव किए गए हैं तो फिर विपक्ष की आपत्ति का मजबूत आधार क्या है? क्या इसकी रणनीति पर विपक्ष काम कर रहा है कि बताया जाए कि हम जो अपोज कर रहे हैं उसका वैलिड रीजन ये है, या सिर्फ एक नैरेटिव पर बात हो रही है कि ऐसा नैरेटिव बनाया जा रहा है, बीजेपी सरकार सिर्फ ऐसे नैरेटिव पर काम करे जो अगेंस्ट मुस्लिम है? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि सत्ता पक्ष हो या विपक्ष हो, दोनों ने नैरेटिव बनाने का काम किया है। और सबसे बड़ी बात ये रही है कि हाल फिलहाल आपने देखा होगा कि इतनी देर रात तक कोई बिल को लेकर के चर्चा नहीं हुई। सरकार भी एक संदेश देना चाहती है कि देखो सरकार काम करने के पक्ष में है, विपक्ष भी संदेश देना चाहता है कि वो जो लोग हैं उनकी लड़ाई लड़ने के लिए तैयार है। अब साफ तौर पर है कि बिहार चुनाव है, आने वाले समय में चुनाव भी है। जहां तक काम जनता का सवाल है तो वो बहुत ज्यादा रिएक्टिव मोड में नहीं दिखी पूजा। 2-3 दिन की बात करें तो उन्होंने साफ तौर पर कहा कि जो सरकार कर रही है हम देखेंगे कि किस तरह से उसका इम्पैक्ट आता है। लेकिन अगर सियासी और राजनीतिक मुसलमानों से जो जुड़े हुए मुसलमान हैं उनको छोड़ दिया जाए तो आम जनता को बहुत ज्यादा इससे प्रभावित नहीं होता। लेकिन हाँ, ये है कि आने वाले समय में क्योंकि वो एक अहम फैक्टर होंगे चुनाव में, उनका रिएक्शन बहुत आने वाले समय में जरूर महत्वपूर्ण होगा। सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच में लगातार हमले होते रहे, जुबानी हमले होते रहे। और जिस तरह से सुधांशु त्रिवेदी ने जब बोलना शुरू किया तो उस समय बहुत बड़ा हंगामा हुआ। उन्होंने कई जिक्र किया कि किस तरह से बीजेपी ने मुसलमानों का साथ दिया और किस तरह से विपक्ष ने सिर्फ वोट बैंक को रखा। इस मुद्दे को लेकर के कहा कि हमारे साथ अच्छे मुसलमान रहे, आपके साथ कुछ आतंकी या टेररिस्ट टाइप के लोग भी आपसे जुड़े रहे। इसको लेकर के जयराम रमेश ने आपत्ति जताई थी तो अमित शाह ने उसका जवाब दिया। इसका मतलब साफ तौर पर था कि सोनिया गांधी सहित तमाम जो विपक्ष के सांसद थे, बड़े नेता थे, वो मौजूद थे और उनकी उपस्थिति में ये जो बिल है वो पास कर लिया गया है और राष्ट्रपति को अनुमोदन के लिए भेजा जा रहा है। ये माना जा रहा है कि जल्द ही राष्ट्रपति की मंजूरी मिल जाएगी और जो संशोधन वक्फ नियम में वक्फ बिल में किए गए हैं वो पूरी तरह से कानून के रूप में सामने आ जाएंगे। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका फिलहाल पूरी जानकारी के लिए। तो देखिए, वक्फ बिल जिस पर अभी विपक्ष को ऐतराज है, अभी भी ऐतराज है और आगे भी किस तरह इस पर सरकार की घेराबंदी की जाए उसको लेकर स्ट्रैटेजी पर काम किया जा रहा है। वहीं सत्ता पक्ष की ओर से बार बार कहा जा रहा है कि ये एक ऐतिहासिक दिन रहा जब दोनों ही सदनों में बिल पास होता है। अमित शाह कहते हैं आज एक ऐतिहासिक दिन है, अन्याय और भ्रष्टाचार के युग का अंत, न्याय और समानता के युग की शुरुआत है। प्रधानमंत्री मोदी का भी आपने पोस्ट देखा और अब अमित शाह का पोस्ट भी आप देख रहे हैं कि अमित शाह क्या कहते नजर आते हैं। जेपी नड्डा ने इससे पहले कहा कि वक्फ की प्रॉपर्टी का उपयोग जरूरतमंद के लिए हो। 2013 से हम बिल के साथ हैं, तब से वक्फ की प्रॉपर्टी
3 लाख एकड़ बढ़ चुकी है। अलग अलग रिएक्शंस आ रहे हैं। अमित शाह ने बाकायदा इसको लेकर एक पोस्ट किया है। आज एक ऐतिहासिक दिन है जब संसद ने वक्फ संशोधन विधेयक 2025 को स्वीकृति देकर सालों से चले आ रहे अन्याय भ्रष्टाचार के युग का अंत किया और न्याय और समानता के युग की शुरुआत की है। इस विधेयक के माध्यम से वक्फ बोर्ड और वक्फ संपत्तियां अधिक जवाबदेह, पारदर्शी और न्याय संगत होने वाली है। इससे निश्चित ही मुस्लिम समुदाय के गरीबों, महिलाओं और बच्चों को लाभ मिलेगा। करोड़ों लोगों को न्याय देने वाले इस महत्वपूर्ण बिल के लिए मैं प्रधानमंत्री जी और अल्पसंख्यक कार्य मंत्री श्री किरेन रिजिजू जी को बधाई देता हूं। साथ ही इसका समर्थन करने वाले सभी दलों और सांसदों का हृदय से आभार भी व्यक्त करता हूं। तो ये गृह मंत्री अमित शाह का पोस्ट है जो उन्होंने एक्स पर पोस्ट किया, जिसमें वो लिखते हैं कि आज एक ऐतिहासिक दिन है जब बिल पास होता है। उस पर एक्स पर पोस्ट करते नजर आते हैं अमित शाह। करते बल्कि देशभक्ति का अकेले अपने बलबूते पर निर्माता, निर्देशक, अभिनेता सभी क्षेत्रों में उन्होंने अपना योगदान दिया। परमात्मा। तो आप इससे पहले सीएम को सुन रहे थे, क्योंकि देश के भारत कुमार नहीं रहे, उन पर वो दुख व्यक्त कर रहे थे। और अब चलिए अपनी खबर पर वापस लौट रहे हैं। वक्फ संशोधन बिल पर लगातार हम बात कर रहे हैं। संसद की मुहर लग चुकी है। 12 घंटे चर्चा, 1.5 घंटे की वोटिंग होती है राज्यसभा के अंदर और आखिरकार बिल वहां पास हो जाता है। और अमित शाह लिखते हैं कि आज एक ऐतिहासिक दिन है। अक्षय मेरे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं। एक बार फिर से अक्षय, सरकार की अब आगे क्या कुछ स्ट्रैटेजी नजर आ रही है इसको लेकर, क्योंकि पहले यह प्रयास किया जा रहा था कि सभी को वाकई जो सरकार की मंशा है उससे अवगत कराया जाए। अब जरूरी है कि लोगों के बीच में अभी भी जो मिथ बना हुआ है, जैसे कुछ लोगों को ऑब्जेक्शन इस बात को लेकर है कि नॉन मुस्लिम की एंट्री इसमें क्यों, सबसे बड़ा ऐतराज इसी पर है। तो क्या सरकार अब सबको जो अपनी नीति और नीयत है उससे अवगत कराने की स्ट्रैटेजी पर और जोरों से काम कर रही है? इसको लेकर क्या परिणाम देखने को मिलेंगे आने वाले दिनों में? देखिए, ये तो तय है कि जिस तरह से मुस्लिम माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशंस में अगर गैर मुस्लिम को लाते हैं तो सवाल उठना लाजमी है। लेकिन क्योंकि सरकार ने साफ कर दिया कि क्योंकि ये संवैधानिक संस्था है और संवैधानिक संस्था में स्टेचुटरी बॉडी में जो कानूनी रूप से काम करती है उसमें गैर मुस्लिमों को भी शामिल किया जा सकता है। फिलहाल इसमें कर दिया गया है। इससे ये है कि सरकार ने जो जवाब दिया है उसके पीछे वजह बताई है कि अगर मानिए कि गैर मुस्लिम के साथ कोई ज्यादती होती है, कोई जमीन होती है या उससे विवाद होता है तो उसको कैसे सुलझाया जाएगा। निश्चित रूप से कह सकते हैं कि सरकार की अपनी रणनीति है और आने वाले समय में आप देखिएगा कि खास करके पासमानदा मुसलमान हो या फिर जो नीचे तबके के मुसलमान रहे हों, गरीब रहे हों, जिनको की हक नहीं मिलता रहा है, उनकी तरफ बीजेपी कोशिश ये करेगी कि उनको रीच किया जाए, उनको अपने पाले में जोड़ा जाए और उनको बताया जाए कि जो आपको हक वर्षों से नहीं मिल रहा था वो बीजेपी देने के लिए तैयार है। कहीं ना कहीं विपक्ष के वोट बैंक में सेंधमारी के रूप में भी इसको देखा जा रहा है। और आरएसएस जो बीजेपी का एक तरफ से कह सकते हैं कि पितरात्मक संगठन है, वो कोशिश ये करेगा कि राष्ट्रीय मुस्लिम मंच, क्योंकि उनका संगठन है, उनके जरिए मुसलमानों को इस चीज से बीजेपी से जोड़ा जा सके। अब सबसे बड़ी बात ये रही है कि जो विपक्षी दलों के साथ साथ जो सरकार के सहयोगी दल हैं, खास करके अगर जदयू की बात करें, टीडीपी की बात करें, जयंत चौधरी की पार्टी की बात करें, जीतन राम मांझी की बात करें, रामविलास पासवान की पार्टी की बात करें, कहीं ना कहीं चिराग पासवान के लिए, इन लोगों के लिए मुसलमानों को समझाना ये बहुत आसान नहीं होगा आने वाले समय में, क्योंकि ये मान के चलिए कि उनके कुछ प्रतिशत मुसलमानों के कुछ प्रतिशत वोट उनको मिलते रहे हों, लेकिन मिलते रहे हैं और उनकी वजह से ये मजबूत हुए हैं। अब ये कितना समझा पाएंगे ये बहुत बड़ी बात होगी आने वाले समय में। इन दलों की मुझे लगता है कि जो सियासी कद है वो उसमें भी प्रभाव पड़ सकता है। किस तरह का प्रभाव पड़ेगा निश्चित रूप से आने वाले समय में पता चलेगा, लेकिन जरूर जो सियासी गलियारों में चर्चाएं हैं कि जो आम मुसलमान हैं, अगर विपक्ष उनको समझाने में कामयाब हो गया कि इन्होंने आपके साथ धोखा किया है तो इनकी पार्टियों पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ने जा रहा है। हालांकि ये कोशिश जरूर की जाएगी कि जाकर के ग्रास रूट लेवल पर सभी को समझाया जा सके कि देखो सरकार ने जो काम किया है वो बहुत बेहतर किया है और आने वाले समय में जो भी आपकी प्रॉपर्टीज हैं उस पर कोई असर पड़ने नहीं जा रहा है, आम मुसलमानों को फायदा ही होगा, उसे नुकसान नहीं होने जा रहा है। ये कुछ ऐसे जरूर मुद्दे रहेंगे आने वाले समय में। फिलहाल तो अब लोकसभा और राज्यसभा से पास कर दिया गया है, राष्ट्रपति के पास भेजा जाएगा, अनुमोदन वहां किया जाएगा, मंजूरी मिलते ही ये बिल बन जाएगा। जी पूरा।